अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब बट और ये है ऑफलोड की कहानी बनाम सरकार। आजकल आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं जिसके अंदर आपको बहुत सारी कहानियां सुनने को मिल रही हैं कि एयरपोर्ट से ऑफलोड किया जा रहा है, एयरपोर्ट से ही जाने नहीं दिया जा रहा, किसी का वर्क वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, उसको जहाज़ से उतार दिया जा रहा है। ये तमाम माजरा क्या है, इस तमाम माजरे को समझने के लिए, जानने के लिए आज आपके लिए आज का शो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम वज़ीर दाखिला की भी आपको जो साइट की स्टोरी है वो भी सुनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी कहानी भी आपको सुनाएंगे। आज हम आपको एक इमिग्रेशन के वकील से भी बात करवाएंगे और ये तमाम जो ड्रामा रचाया जा रहा है इस वक्त, तमाम स्टोरियाँ क्रिएट की जा रही हैं, लोगों के अंदर तरथली मचाई जा रही है, लोगों को हरास किया जा रहा है, लोगों को इस हरासमेंट के थ्रू ज़्यादा पैसे बटोरने की कोशिश की जा रही है, उस तमाम चीज़ों को रद्द करेंगे और आपको एक क्लियर इमेज इस शो के बाद आपको मिल जाएगी इस कहानी में कि ऑफलोड की स्टोरी क्या है और ये इमिग्रेशन का प्रोसेस कैसे लीगल हो सकता है और कैसे आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड और लीगल हो सकते हैं जिससे आप आसानी से मुल्क से बाहर जा सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान से बाहर जाकर मुस्तकबिल बनाना ये हम देखते आए हैं अपने बचपन से कि लोग देखते हैं, लोग हमें नज़र आता है कि जो लोग बाहर जाते हैं वो बड़े पैसे कमाते हैं, बड़े डॉलर्स पाउंड्स कमाते हैं और दिल में ख्याल सा आ जाता है कि यार हमारे मुल्क के अंदर ये चीज़ें जो सी हैं, हमें पैसा जो हमारी नौकरी से मिलना चाहिए या हमारी मेहनत का जो फल है वो मिल नहीं पाता, हमें बहुत कम पैसे मिलते हैं। जबकि दूसरी दुनिया में या किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क में जाकर यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड में जाके अगर हम काम करेंगे तो वहाँ पर हमें जितनी मेहनत करेंगे उसका रिवॉर्ड हमें मिलेगा और वो रिवॉर्ड हम अपने मुल्क में भेजेंगे और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। ये ख्वाब हर कोई देखता है, स्टूडेंट्स तो स्पेशली उनको होता है कि हम बाहर जाकर पढ़ें और बाहर से अच्छी तालीम हासिल करें। जबकि पाकिस्तान में तमाम मौके दे दिए गए हैं, पाकिस्तान में हर तरह की तालीम दी जा रही है लेकिन बताया नहीं जा रहा, उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा, उसके बारे में बात नहीं की जाती। हाँ, नेगेटिव चीज़ के बारे में बड़े शौक से, बड़े खुशू से बात की जाती है, फिर वो नेगेटिव चीज़ बहुत जल्दी वायरल होती है और नेगेटिव चीज़ वायरल होने के बाद जो वायरल करने वाला होता है वो भी मशहूर हो जाता है और जो वायरल करवा रहा होता है वो भी मशहूर हो जाता है। ये दोनों मशहूर हो जाते हैं। असल में इनका मकसद अब शोहरत रह गया है। वो शोहरत पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उसके बारे में कोई नहीं सोचता। उसमें गलत खबर फैलाना, मुल्क की बदनामी करना, किसी की इज़्ज़त उतारना, किसी की इज़्ज़त उछालना, मुल्क के बारे में गलत खबरें देना, किसी एक अहम इशू के ऊपर मिसगाइड करना लोगों को, ये अब तरीका बनता जा रहा है। और इस तरीके को रद्द करने के लिए हम आज आपके सामने एक चीज़ लेके आए हैं, वो सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्टूडेंट्स हैं कुछ जिनकी आप बातें सुन रहे हैं, ये स्टूडेंट्स मुल्क में रहना चाहते हैं, कुछ मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। साथ साथ मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, जो आपको एक इमिग्रेशन लॉयर से यानी बैरिस्टर साहब हैं, ये इनसे ये पूछ के बताने वाला हूँ कि ये इमिग्रेशन के बारे में क्या कहते हैं, स्टूडेंट कंसल्टेंसी के बारे में क्या कहते हैं, ये जो कोई वर्क वीज़ा लेके जाना चाहता है उसके बारे में कहते हैं और वो कागज़ जिनको चेक किया जा रहा है वो कागज़ कौन से हैं, उनके तमाम के बारे में मालूमात आपको मिलेगी। स्टूडेंट्स की आप बात कर रहे हैं, स्टूडेंट की ज़रा कहानी सुने, वो कहना क्या चाहते हैं। मुझे तो जो है ना यही लगता है कि मुल्क छोड़ के जाना चाहिए। जी इसी मुल्क में रहेंगे इंशाल्लाह। 40-50 हज़ार की नौकरी में हमें क्या मिल सकता है, तो इसीलिए लोग जो हैं यही चूज़ करेंगे कि वो बाहर जाएं। ज़ाहिर सी बात है, सिंपल यही बात है। और मैं भी प्लान बाहर का ही है इंशाल्लाह। मेरा भी यहाँ से सेकंड ईयर के बाद बाहर का इरादा है क्योंकि पाकिस्तान में आपको वो वैल्यू नहीं देते जो आपको बाहर वैल्यू मिल रही है। जिन लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अगर उनको पाकिस्तान में कोई मौका नहीं मिलता तो वो बाहर जा सकते हैं। अगर आपके पास स्किल है, आप पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे से गुजारा कर सकते हैं। बेसिक गोल तो मुल्क से बाहर जाने का, क्योंकि इधर तो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है। नई तालीम हासिल करके क्या नाम है इधर ही रहेंगे, अपने मुल्क के लिए काम करेंगे। जाकर उधर भी तो मेहनत ही करनी है, तो आप इधर करें उतनी मेहनत, आपको सिला दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा। कोशिश तो ये है कि इसी मुल्क में रहें जो दिल और के हमारे बाप दादा सब यहीं के हैं, लेकिन मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं कि हम यहाँ रह के गुजारा, हमारा फ्यूचर नहीं है, हमारा क्या हमारे बच्चों का फ्यूचर भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ तो आज गुजारना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में एजुकेशन करके बाहर जाना ही बेहतर रहेगा। तालीम मेरी मुकम्मल होगी है, यहाँ से BS मैंने कर लिया और ज़रूर अगर चांस मिला तो बाहर जाएंगे डेफिनेटली। जॉब्स तो इतनी नहीं है इधर, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो डेफिनेटली PhD के लिए बाहर जाऊँगी, फिर इधर आके अप्लाई वगैरह करूँगी या उधर ही अगर कोई जॉब मिल गई तो उधर ही सेटल हो जाऊँगी। मैं सर बाहर चला जाऊँगा। मैं इरादा तो यही है कि स्टडी अब्रॉड के लिए साथ में जाके बंदा अर्निंग भी करता है। पाकिस्तान में ये है कि आप जैसे ही डिग्री करके फ्री होते हैं उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ इंडस्ट्रीज़ के अंदर जॉब नहीं है हमारे पास, जो हैं वो भी उन्होंने अनाड़ी कारीगर रखे हैं, उनके साथ उनका काम चल रहा है। MPhil और PhD करने के लिए UK जाना है। स्टडी के लिए भी जा सकते हैं, अगर उधर जाके स्टडी पहले करेंगे फिर सेटलमेंट भी कर सकता है इंसान। वैसे मेरे खुद भी एक्सपीरियंस है कि मुझे बाहर जाना चाहिए क्योंकि हमारी डिग्री है, क्योंकि हमें बाहर जाके अपने आप को सेटलमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस पाकिस्तान मुल्क में और ज़्यादा कुछ भी नहीं है अपनी डिग्री के हवाले से। आपने अगर कामयाब होना है ना तो आपको मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ
ना कोई जॉब है, ना कोई और सिस्टम, कुछ भी नहीं है। सर फ़िलहाल तो इरादा यही है कि इधर ही क़याम पज़ीर रहूँ, और बाहर जाने के हवाले से वो दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ठीक है। वो जो जाता है उसी को पता होता है, जिस तन गुजरे वो मन जाने। सुनने में तो सब सुहाना सुहाना है, बट वही बात है, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। मेरा ख्याल है कि मैं बैचलर्स के बाद शायद मास्टर्स के लिए बाहर चला जाऊँ। ऑनेस्टली अगर देखा जाए अपॉर्चुनिटीज़ वाइज तो दिमाग यही कहता है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा। सर बिल्कुल इसी मुल्क में रहना है, बाहर क्यों जाएंगे? यही पूछा आपसे मैंने, बाहर क्यों जाएंगे? सर अपॉर्चुनिटीज़ सर बंदे का वेट नहीं करती हैं, अगर आप कॉम्पिटेंट हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मैं कह रहा था कि आई वुड डिसएग्री कि बाहर जो है कॉम्पिटेंट लोग नहीं जाते। यूरोप कर लें, अमेरिका कर लें, ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग जा रहे हैं। अगेन अपॉर्चुनिटीज़ पे डिपेंड करता है किसको कौन सी मिल रही है। अब भाई का सब्जेक्टिव है, इनको यहाँ पे मिल गई है, बट अगेन आप किसी को जो बाहर जा रहा है आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो इनकॉम्पिटेंट होगा। सो इन केस मुझे चांस मिलता है तो आई वुड लव टू गो आउटसाइड। इधर ही रहकर इंशाल्लाह कोई अच्छी सी जॉब या नौकरी मिलेगी, पाकिस्तान में रहकर ठीक है। मुल्क से बाहर चले जाना, उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में आधी ज़िंदगी गुजार ली है, बाकी बाहर गुजारूँगी। इधर ही रहना है। उसकी ये वजह है क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कि मैंने अपनी जो आगे फर्दर एजुकेशन है वो PhD करनी है इंशाल्लाह बायोटेक्नोलॉजी में, तो मैं इधर से ही पंजाब यूनिवर्सिटी से करूँगी इंशाल्लाह। मेरा इरादा ये है कि अगर मतलब DC में या इससे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में मुझे MPhil करने का मौका मिला तो मैं वहाँ करूँगी, वरना मोस्ट प्रोबेबली मैं MPhil और PhD के लिए बाहर जाऊँगी। मेरी अपनी ये ख्वाहिश है, बट मैं वापस आने का इरादा रखती हूँ, मतलब मैं एजुकेशन वहाँ से कंप्लीट करके वापस आना चाहती हूँ। मेरा ओपिनियन है कि मैं बाहर जाना प्रेफर करूँगी MPhil के लिए, जर्मनी, क्योंकि जर्मनी में स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो इसलिए मेरा है MPhil के लिए जर्मनी, MPhil और PhD के लिए। मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है कि अगर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद है तो यकीनी तौर पर जाना चाहिए, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि मुल्क का जो बेनिफिट है वो सबसे पहले आता है, और यकीनी तौर पर आपको बाहर तालीम हासिल करके या बाहर आपकी एजुकेशन कंप्लीशन के बाद आपको वापस आना चाहिए ताकि आप मुल्क में कंट्रीब्यूट कर सकें। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर आप अपनी तालीम करते हैं तो आप अपने मुल्क में रहें और उसकी बहाली के लिए काम करें, और आप मतलब कि अब अपने मुल्क में तालीम हासिल कर रहे हैं तो आपको अपने मुल्क को सर्व करना चाहिए। नहीं, मेरा बिल्कुल यहीं पे रहने का इरादा है। अभी रिसेंटली तो मेरा बाहर जाने का कोई ऐसा प्लान नहीं है, क्योंकि मैं साथ यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ एक, तो जैसे ही अगर मुझे कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई जो यहाँ से बेहतर है तो मैं फिर इंशाल्लाह मूव ऑन कर जाऊँगा बाहर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिस्से हैं जो सुनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ऑफलोडिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। मोहसिन साहब ने भी इसका एग्री किया कि ऑफलोडिंग हो रही है, और दिन में 50-60 लोग हर रोज़ ऑफलोड हो रहे हैं। ऑफलोड से मुराद जो जहाज़ तक जाते हैं, कागज़ लेके एयरपोर्ट पहुंचते हैं, उनको वहाँ से उतार के हटा दिया जाता है। FIA ये काम कर रही है, और वो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर रही है। वो वर्क वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, तमाम चीज़ों की स्क्रूटनी की जा रही है और देखा जा रहा है कि ये लोग कैसे बाहर जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये लोग बाहर जाकर दुनिया में जहाँ पर जाते हैं वो पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते हैं। मकसद एक है, मकसद ये है ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत दिलवाना। वो ऐसी दिलवाई जा सकती है कि यहाँ से जो लोग ग्रीन पासपोर्ट लेकर वहाँ पर जाएँ वो ऑथेंटिक हों। वो लोग जब बाहर जाएं और मेहनत करें तो वो वही काम के लिए जिसके वीज़े पे आए हों उस काम के कम से कम माहिर तो हों। मोहसिन साहब ने 2 केसेस बताए, 2 केसेस जिनमें से एक शख्स जो ड्राइविंग के लिए जा रहा था उसके बारे में, और एक शख्स जो स्टूडेंट के ऊपर जा रहा था, स्टूडेंट वीज़े के ऊपर। पहले आप सुने कि ड्राइविंग के लिए जिस बंदे को पकड़ा गया, ऑफलोड किया गया, उसके बारे में मोहसिन साहब क्या कहते हैं। 2-3 दिन पहले मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गया। एक बंदा सऊदी अरेबिया जा रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और वो ड्राइवर की जॉब पे जा रहा था। ठीक है, मैंने उसको कहा कि हम आपका ड्राइविंग, मैंने उससे पूछा आपको गाड़ी चलानी आती है? उसने कहा बिल्कुल आती है, मैं तो चलाता रहता हूँ। अगले दिन वहाँ पे ADC जी मौजूद थे। मैंने उनको कहा कि आपने इनका जितनी जल्द हो इनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं ताकि ये चला जाए, और इसकी टिकट को ऑलरेडी हमने रीबुक करा दिया था। उसके बेचारे के 10 लाख रुपये लगे हुए थे, सारा कुछ था। मैं आपको वो वीडियो शेयर करता हूँ। वो गाड़ी में बैठा, उसको प्रैक्टिकली गाड़ी स्टार्ट करनी नहीं आती। वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा गाड़ी में बैठा था, और हम उसको भेज रहे थे एज अ ड्राइवर किसी और मुल्क में। ये इजाज़त नहीं होगी। इसके बाद जो बात की अभी आपने सुना कि वो उन्होंने बताया कि एक बंदा ड्राइविंग जानता ही नहीं और वो ड्राइवर के लाइसेंस पे जा रहा है। फिर ये किस तरह मुल्क की बदनामी का सबब बनता है, ये बड़ा अहम है। दूसरी कहानी स्टूडेंट वीज़े की। स्टूडेंट वीज़े का क्या स्टोरी बनी, वो क्या माजरा बना। स्टूडेंट वीज़ा पे जो बंदा जा रहा है, एक मुल्क के अंदर जा रहा है,
वो, और उसने रब्ता भी मोहसिन साहब से खुद किया और उसने मोहसिन साहब से जानने की कोशिश की कि मुझे गलत उतारा गया, क्योंकि अपनी तरफ से वो ठीक होगा, उसको पता होगा कि मैंने ठीक काम किया, मेरा वीज़ा ठीक है, लेकिन उसकी कहानी क्या थी, उसके स्टूडेंट वीज़े के पीछे कहानी क्या थी, वो मोहसिन साहब की ज़ुबानी सुना। किसी ने मुझे कल रैंडम मैसेज किया कि जी मैं स्टूडेंट हूँ और मैं बाहर जा रहा था पढ़ने के लिए, तो मुझे रोक दिया FIA ने। मेरे लिए भी शॉकिंग था, तो मैंने अपने टीम मेंबर को कहा कि आप चेक करें। उसका सितंबर में क्लासें शुरू होनी थी, 2 महीने बाद कौन सा मुल्क था जहाँ जा रहा था, जॉर्जिया जा रहा था, और वीज़ा उसका ईरान से लगा हुआ था और ख़ुद कभी ईरान ज़िंदगी में पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं किया था। अब उसका पासपोर्ट कैसे ईरान चला गया, वहाँ पे वीज़ा लगा, वीज़ा लग के वो पासपोर्ट वापस आया, उसके 2 महीने बाद सेमेस्टर शुरू होने के, आप सेमेस्टर में 3 क्लासें मिस नहीं कर सकते, तो 2 महीने बाद वो जॉर्जिया पढ़ने जा रहा था और उन्होंने कहा जी मैं तो स्टूडेंट था, मुझे तो रोक दिया FIA ने। अब ऐसे लोगों को जो FIA में रोक रहे हैं उनको इनाम देना चाहिए या उनको मैं कहूँ कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। और टोटल अभी 50 से 60-70 लोग ऑफलोड दिन में हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, और एक एक केस की डिटेल। मैं नहीं कहता कि FIA में सारे फरिश्ते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं वहाँ पे भी गफलत होती होगी, चीज़ होती होगी, बट जो केसेस सामने आ रहे हैं, एक एक केस हमें पता है कि किस रीज़न की वजह से हो रहा है। इस टाइम FIA के सारे स्टाफ को पता है कि एक एक चीज़ मॉनिटर हो रही है। कोई ऐसा बंदा, अल्लाह का शुक्र है, नहीं हम रोक रहे जिसमें ये हो कि जी उसके पास तो सब कुछ है या सारा कुछ है। मोहसिन साहब की आपने बात सुन ली, उन्होंने कहा कि ये लोग बाहर जाकर ग्रीन पासपोर्ट की बदनामी का सबब बनते हैं, ये मासूम लोग हैं, ये लोग बोले हैं, इनको एजेंट जो है वो तमाम खराबी क्रिएट करता है और अब एजेंट की खराबी शुरू होने वाली है। एजेंट को पकड़ा भी जाएगा, एजेंट से तमाम गरीब लोगों के पैसे भी रिकवर किए जाएंगे। यकीन माने ऐसी कहानियाँ कितनी मेरे पास आती हैं कि फ़लाँ बंदा मेरे इतने लाख खा गया, फ़लाँ बंदा मेरे इतने लाख खा गया, जो मैंने जेवर बेच के लिया था, जो मैंने अपने घर प्रॉपर्टी बेच के लिया था, बाहर जाने के लिए किसी बंदे को उसको ख्वाब दिखा के, सुहाने ख्वाब दिखा के और उसके पैसे बटोर लिए और उसके कागज़ भी गलत बनवा के दिए। ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा, ऐसे लोग टारगेट पे हैं और ऐसे लोगों से पैसे लेके इन लोगों को रिकवर करा के दिए जाएंगे जिनके साथ धोखा हुआ। ये सब चीज़ें एक नंबर तरीके से हो सकती हैं, आप एक नंबर तरीके से मुल्क से बाहर जा सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप अहल होने चाहिए। लोग दुनिया बाहर जाती है और ओवरसीज़ तो हमारा असासा है, ओवरसीज़ तो हमारा एसेट्स हैं जो बाहर से पैसे कमा के इस मुल्क में भेजते हैं, तो उनके लिए हमें और ज़्यादा तकद्दो करनी चाहिए। और जो लोग बाहर जा रहे हैं, जो ग्रीन पासपोर्ट लेके जा रहे हैं, उन लोगों को इतना तो होना चाहिए एक्सपर्ट कि जिस वीज़े पे वो जा रहे हैं, कम से कम वो वीज़े जिस कैटेगरी में जा रहे हैं उसमें वो प्रॉपर उसके अहल तो हों। ये तमाम चीज़ें करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर FIA का कसूर क्या है, FIA इसके अंदर क्या किरदार अदा करिए? क्योंकि अगर जो मोहसिन साहब ने कहा कि स्टूडेंट वीज़े पे एक बंदा जा रहा है, उसका वीज़ा ईरान से लग रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई अंदर से मुलविस तो है। उसके बारे में मोहसिन साहब ने क्या कहा वो सुनिएगा। दिन के 50-60 के करीब लोग ऑफलोड होते हैं और मैं ऑलरेडी FIA को मैंने कहा है कि वो सारा का सारा डाटा मीडिया के साथ भी शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि ये जो सोशल मीडिया पे जो पूरा एजेंट माफिया है वो किस तरीके से कैंपेन चला रहा है, क्योंकि डेफिनेटली इस टाइम पे पकड़े उन्होंने ही जाना है। वो बेचारा गरीब तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया दे रहा है, उसके पैसे तो हमने रिकवर कराने हैं, लेकिन उनको नहीं छोड़ना जो ये काम कर रहे हैं। इस टाइम हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर करें, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बाहर के मुल्कों में नौकरियां बढ़े, ना कि लोग कहें कि जी अपने लोगों को वापस लेके जाएं। उसके लिए ये स्टेप्स करने ज़रूरी हैं। लोग जाके वहाँ बैठ जाते हैं 6-6 महीने, उनको नौकरी नहीं मिलती और उसके बाद वो वापस आते हैं, वहाँ कभी सड़क पे कोई सो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। इस सारी चीज़ की बदनामी हमारे मुल्क की है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मेक श्योर करें कि जो लोग जा रहे हैं वैलिड डॉक्यूमेंट पे जा रहे हैं, वैलिड वीज़े पे जा रहे हैं और सही नौकरी पे जा रहे हैं, तो उसके बाद बिल्कुल ठीक है, जितनी मर्जी दफ़ा जाएँ आएँ, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। एक और बड़ी अहम चीज़, यहाँ पर बद से ज़्यादा बदनाम बुरा होता है और बदनामी करने में तो कोई कसर उठा के नहीं रखते। ऐसे लोग जो सहाफ़ी नहीं भी हैं वो भी अब सहाफ़ी बने बैठे हैं, जिन्होंने सहाफ़त की तालीम हासिल की भी नहीं वो भी सहाफ़ी बने बैठे हैं और सहाफ़त कर रहे हैं और लोगों को खबरें दे रहे हैं। फिर वो इतने वायरल हो जाते हैं, पता नहीं किस रीज़न की वजह से, कि हमारे यहाँ पर लोग क्या देखना पसंद करते हैं, कैसे लोगों को वो अप्रिशिएट करते हैं, किस चीज़ को सहाफ़ी का नाम देते हैं, वो हमारी अभी तक समझ में नहीं आ रहा। तो कोई भी शख्स
तैयार होकर बैठ जाता है कैमरे के सामने और वो शुरू हो जाता है और उसके बाद वो कहता है कि जी मैं सहाफ़ी हूँ और देखें मैं क्या कर रहा हूँ और जो खबरें मेरे पास हैं किसी के पास नहीं और जो नॉलेज और इल्म मैं रखता हूँ ये कोई भी नहीं रखता। ऐसे नक्कालों से होशियार रहें, ये असल में बदनामी का सबब बनते हैं इस मुल्क की भी और इस पेशे की भी। तो ऐसे लोगों को, ऐसी काली भेड़ों को निकालना हमारा काम होना चाहिए जो सहाफ़ी हैं, जिनको इन लोगों को निकालना चाहिए। और ये लोगों के बारे में वज़ीर दाखिला ने क्या फरमाया वो भी सुन लें आप। मैं ख़ुद बतौर सहाफ़ी इस चीज़ को बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि हमें ये आज़ादी देनी चाहिए और होनी चाहिए कि जिसका जो दिल करे वो इज़हार ख्याल करे। अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ करना है बिल्कुल करे, लेकिन इस टाइम पे पिछले चंद दिनों से और हफ्तों से इस टाइम सोशल मीडिया पे हर मेरे ख्याल में 90% खबरें गलत चल रही हैं। आपका नेशनल मीडिया है, कोई चीज़ गलत चलती है पैमरा में कंप्लेन होती है, कोई चीज़ गलत होती है आपका रिपोर्टर अपने डायरेक्टर न्यूज़ को जवाबदेह होता है। कोई चीज़ ऊपर नीचे होगी, ब्यूरो चीफ उससे पूछेगा रिपोर्टर से कि भाई आपने ये क्यों किया, ये कैसे किया। सोशल मीडिया पे इस टाइम पे किसी की तस्वीर लगाएंगे, जो दिल करेगा वो ख़बर बनाएंगे और उसको चलाएंगे। मेरी आज सुबह भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब से बात हुई है, इसकी हम किसी तरह इजाज़त नहीं देंगे कि आपका जिसका दिल करे, जिसको आप चाहें, जितनी मर्ज़ी एविडेंस हैं आपके पास आप बिल्कुल दें, एज ए रिपोर्टर आप स्टोरी दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया पे आप जो मर्ज़ी बोल दें, जिस मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी एलिगेशन लगा दें, आप जिस मर्ज़ी खबर को, जिस तरह किसी को आप जो ज़िंदा है उसको मार दें, किसी को मरा हुआ है तो उसको ज़िंदा कर दें, ये चीज़ नहीं हो सकती। उसके ऊपर हम मिल बैठकर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ NCCIA मैसिव स्केल में क्रैकडाउन करेगा। ये हम इजाज़त नहीं देंगे कि आप इस तरह फेक न्यूज़ को स्प्रेड करें, पूरे मुल्क में एक पैनिक फैलाएं और उसके बाद आपको कोई कुछ कह भी ना, और उसके बाद आप सहाफ़त का लिबादा सामने रखें। सहाफ़ी हैं जो इस टाइम पे ज़िम्मेदार हैं, जो नेशनल मीडिया में मौजूद हैं, जिनका एक सिस्टम है हर इदारे में, जिस तरह का मर्ज़ी इदारा है उनका एक सिस्टम होता है, उसका चेक एंड बैलेंस होता है, एडिटोरियल बोर्ड होता है, पैमरा एक प्लेटफॉर्म होता है, सब कुछ होता है। वो सहाफ़ी है हमारे लिए। जो लोग बैठ के झूठी खबरें फैलाएंगे वो हमारे लिए सहाफ़ी नहीं है। तो इस पे हम बिल्कुल क्लियर हैं। तो प्लीज़ अपनी जो भी आप वीलॉग करते हैं या पॉडकास्ट करते हैं या और किसी तरीके से करते हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारी के साथ खबर फैलाएं। ये नहीं हो सकता कि रोज़ मुल्क में एक नया पैनिक फैल रहा है कि फ़लाँ चीज़ होगी, फ़लाँ चीज़ होगी, और उसके बाद उनको कोई पूछता नहीं है। मैं इसलिए बड़े इज़्ज़त के साथ सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ इसको देखें। सहाफ़ी हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं और आज़ादी राय बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और वो उसी तरह रहना चाहिए, लेकिन ये फेक न्यूज़ नहीं। अभी आपको लेके चलते हैं एक लॉयर के पास। ये सुनना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ, मुल्क से बाहर जाकर कमाना चाहता हूँ। तो कमा सकते हैं आप, ये बुरी बात नहीं है। ऐसा ख्वाब रखना बुरी बात नहीं है, ये सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत तरीक़ों से बाहर जाना ये मुल्क की बदनामी है, ये आपके पासपोर्ट की बदनामी है। और यही वजह है कि दुनिया में हमारे इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखती। वो कहती है ये आते उम्रे के वीज़े पे और यहाँ आके भीख मांगते हैं। वो कहते हैं कि ये आते यहाँ किसी और चीज़ के ऊपर है और यहाँ आके बेगरी करते हैं, यहाँ आके अजाइलम सीख करते हैं, यहाँ आकर ये हमारे पैसे पे, हमारे वजीफे पे पलते हैं। तो ये बदनामी से हमें बचाएं, खुदा का वास्ता है। हम भी चाहते हैं कि हम इज़्ज़तदार नेशन बने और यकीन माने कि ये बातें ही हमारे पासपोर्ट को डमीन करती हैं, ये बातें ही हमारे पासपोर्ट की कदर को गिराती हैं और ये हमें बेइज्जत करती हैं। ये तमाम बातें हमें रुस्वा कराती हैं सोसाइटी के अंदर। तो इन चीज़ों से बचाएं और ऐसे लोगों को बिल्कुल इनकरेज ना करें जो इस तरह की इलीगल चीज़ों के साथ हेरा फेरी करके मुल्क से बाहर भागना चाहते हैं और वहाँ जाके आपकी रुसवाई का सबब बनना चाहते हैं। हमें तकलीफ होती है जब हम ग्रीन पासपोर्ट लेके जाते हैं, कोई हमें कहता है यार तुम्हारे यहाँ से तो फ़कीर आते हैं, तुम्हारे यहाँ तो बेकरी करने आते हैं। लीगल चीज़ पे जाएं, असल कागज़ बना के जाएं, कोई नहीं रोकेगा, इज्जत से जाएं। ये तरीकाकार होता है और यही मेरे ख्याल से वज़ीर दाखिला ने आपको बताया। अब इसका लीगैलिटीज़ क्या है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। एक इमिग्रेशन के लॉयर हैं, हमारे दोस्त हैं अब्दुल्ला मलिक साहब, उनसे हमने बात की है इस तमाम प्रोसेस को, ये ऑफलोडिंग हो क्यों रही है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं और वो क्या डॉक्यूमेंट्स है जिनको देखा जा रहा है, वो उनका आपके पास होना कितना ज़रूरी है। लॉयर की ज़ुबानी सुनिए। हम इमिग्रेशन पे बात कर रहे हैं। नौजवान मोस्टली पाकिस्तान के अंदर बाहर जाना चाहता है, उसको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में उसका मुस्तकबिल सिक्योर नहीं है, या पाकिस्तान में वो जितनी मेहनत करता है उस मेहनत का रिटर्न उसको मिलता नहीं है, इतने पैसे उसको नहीं मिलते जितनी उसकी मेहनत होती है। तो इसलिए
और उसको जितने ख्वाब दिखाए जाते हैं बाहर के बारे में बताया जाता है कि बाहर जाओगे वहाँ छोटी सी नौकरी भी करोगे तो इतने पाउंड या इतने डॉलर्स आ जाएंगे कि तुम यहाँ पर अच्छे खासे अमीर हो जाओगे, अच्छे खासे पैसे भेज सकोगे। यकीन माने मैं बाहर होके आया हूँ, मैंने लड़कों को वहाँ पर वो बाइक पे वो डिलीवरी करते हुए देखा और जितनी शदीद वहाँ पे मौसम सख्त सर्द होता है उसके अंदर वो लड़के जिस तरह वो डिलीवरी कर रहे होते हैं उनको सलाम है कि वो ऐसा कर रहे होते हैं। और यहाँ पर उनकी फैमिली जो याशी कर रही होती है वो अलग से एक लेवल है। लेकिन लोग जाते हैं अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अपने और अपनी फैमिली के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। ये मेहनत यहाँ पर भी हो सकती है, हम हमेशा ये कहते हैं, लेकिन उनका जवाब ये है कि इस मेहनत का रिटर्न उनको मिलता नहीं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला मलिक साहब। अब्दुल्ला मलिक साहब बैरिस्टर हैं और अब्दुल्ला मलिक साहब एक इमिग्रेशन के लॉयर हैं, इमिग्रेशन को डील करते हैं, लोगों के वीज़े से डील करते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि अभी जो ऑफलोडिंग हो रही है, FIA ऑफलोड कर रहा है लोगों को और इदारे मुतहरिक हुए हुए हैं, लोगों को हटाया जा रहा है, क्या ये कागज़ यहाँ से पूरे होके नहीं जाते? लोगों के वीज़े जो उनसे उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है? ये माजरा क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि ऑफलोडिंग आप भी सुन रहे हैं बहुत सारा हुआ, आपके किसी क्लाइंट के साथ हुआ ऐसा? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हम इतने डॉक्यूमेंटेशन उसके सिक्योर कर देते हैं कि उसको ऑफलोडिंग वाली प्रॉब्लम नहीं आती। ये डॉक्यूमेंटेशन सिक्योर कैसी होती है? बट सर ये वीज़ा कैटेगरी 3 तरह की है। अच्छा। एक होती है वर्क वीज़ा, एक है विजिट वीज़ा और एक है स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है। मोस्टली जो ऑफलोडिंग हो रही है वो हो रही है वर्क वीज़े के ऊपर। ठीक है। और उसकी रीज़न ये है कि जब आपके पास कोई भी स्पॉन्सरशिप आ जाता है किसी जॉब का, आपके पास वीज़ा भी वैलिड आ गया है, तो होता है यहाँ ये एक अदारा है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। वहाँ से आपने एक प्रोटेक्टेड स्टैंप लगवानी होती है। ठीक है। उसके अदारे के अंदर सॉफ्ट स्किल्स के नाम से भी एक उन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि आप वहाँ कम्युनिकेशन भी बेहतर कर सकते हैं, आप जो अगर ड्राइवर की जॉब पे जा रहे हैं उसकी स्किल्स को भी बेहतर कर सकते हैं, शेफ़ की भी जा सकते हैं, और वो आपको सर्टिफिकेशन भी देते हैं ताकि आप जब दूसरे मुल्क जा रहे हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी और अच्छी हो। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर आता है या ये लेबर के अंदर आता है? ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन और लेबर दोनों ही इसको एंगेज करते हैं। ठीक है। ठीक है, ये दोनों के ही अदारे इसको डील कर रहे होते हैं। इस अदारे का काम है कि वो एक प्रोटेक्टेड स्टैंप लगा के देता है कि इसके डॉक्यूमेंटेशन हमने जांच ली है, ये वैलिड है। तो फिर जब वो एयरपोर्ट जाएगा तो उसको इमिग्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी FIA वाले उसको ऑफ रोड नहीं करेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर जो अभी हमने केसेस देखे, मिनिस्टर साहब भी थे वहाँ पे और वो देख रहे थे कि किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वो ड्राइवर की पोस्ट के लिए जा रहा है, ये तो इलीगल है, इसको तो नजर आ रहा है कि ये गलत जा रहा है। बेसिकली ये काम इस वजह से हुआ है क्योंकि वो उस अदारे का जिस अदारे का काम है ये सारी जांच पड़ताल करके उसको प्रोटेक्टेड स्टैंप लेके लगाना, अब उस अदारे में गया नहीं है, उसने वहाँ अपनी चीज़ें शो नहीं करवाई। उसने वीज़ा तो हासिल कर लिया क्योंकि हमारे यहाँ देखिए अगर लॉयर है तो उनकी एक बॉडी बनी हुई है कि वो रेगुलेटेड है, बिजनेस है तो उनकी बॉडी बनी हुई है, रेगुलेटेड है। हमारे यहाँ जो कंसल्टेंसी वीज़ा की है ना, इसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, लोगों को मिसगाइडेड किया जाता है। अब वो जब मिसगाइड हो जाते हैं तो इसी तरह एयरपोर्ट जाते हैं और उनको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से फिर रोक लिया जाता है कि भी आपको वीज़ा इस चीज़ का दिया गया है, हमारी अंदर सेटिंग है, आपका काम हो जाएगा। और जब जाते हैं तो उनको पता लगता है कि हमारे साथ 2 नंबरी हो गई और हमारे साथ हाथ हो गया। अच्छा, ये जो मिनिस्ट्री स्टैंप लगाती है, स्टिकर लगाती है, इसके लिए जो वीज़ा होल्डर है जिसके पास वीज़ा है उसको खुद जाना पड़ता है या इन पर्सन उसको जाना पड़ता है, वो जाएगा अपने डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करवाएगा और उसी दिन ही स्टैंप लग जाएगी। और इसकी फ़ीस भी बड़ी माकूल है, 9,600 इसकी फ़ीस है, यानी कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है ज़्यादा। इसकी फ़ीस भी आप लोगों को 9,600 इसकी फ़ीस है प्रोटेक्टेड स्टैंप की जो लगनी है, जिससे आपके वेरीफाइड डॉक्यूमेंटेशन होंगे। जहां आप लोग अदारों के बंदों को लाखों रुपए दे रहे हैं, वहां आपका काम कुछ चंद पैसों में हो रहा है, वो जस्टिफाइड है या किसी को पैसे दे दें वो जस्टिफाइड है। यानी कि एजेंटों को पैसे देना, आगे इदारों को पैसे देना, भाई ऑफलोड ना करना, ये ना करना, उसकी बजाय आप सिर्फ जाएं और अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा लें और आप लोग इजीली जा सकते हैं। और वीज़ा अटेस्टेशन है ये वीज़ा अटेस्टेशन कि हमने देख लिया है इसको, जो भी अगर इसका जॉब वीज़ा जो भी डिस्क्रिप्शन थी हमने देख लिया, इसके पास इसका एक्सपीरियंस भी है, इसके पास इसका नॉलेज भी है, हमने वेरीफाई कर लिया ये वीज़ा भी वैलिड है, तो हम लोग इसको जाने की इजाज़त देते हैं। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। इसमें लोग घबराते क्यों हैं? क्या वर्क वीज़ा जैली निकल आते हैं? बेसिकली आपको पहले बताया ना कि हमारे यहाँ कंसल्टेंट जो हैं, वीज़ा कंसल्टेंट, उनकी कोई रेगुलेटरी बॉडी तो है नहीं। वो लोगों को इतना अपना कह लें कि उनका दिमाग जो है वो घुमा के रख देते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि एक्चुअली में करना क्या है। हमारे पैसे ले लेते हैं exactly। और उसके बाद वो बस वीज़ा कहीं से भी इधर उधर करके निकलवा देते हैं और उसके बाद हालांकि वीज़ा इतने पैसों का भी नहीं होता। और जब बंदे को पता लगता है कि हमारे साथ ये, क्योंकि उस एजेंट, बेसिकली मसला उन एजेंट्स का है जो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। ये आप सोशल मीडिया में भी देखते होंगे, गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और लोग उस पर आंखें बंद करके यकीन करते हैं। वो कहते हैं कि जी ये इदारे और ये वजीर और ये तमाम लोग ये गलत कर रहे हैं जी, हालांकि में वो सही कर रहे हैं, वो आपके पैसे बचा रहे हैं। वो आपके पैसे बचा रहे हैं। देखिए ना, जहां आपके चंद पैसे लगने से आपकी ऑफलोडिंग रुक सकती है,
वो जस्टिफाई, मैंने आपको पहले कहा कि वो चीज़ सही है या कि अदारे के किसी बंदे को पैसे देना सही है। तो बेहतर यही है कि एक अदारा जब बना हुआ है उधर से आप सर्टिफिकेशन लें। जब आप कल जाएंगे पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वहाँ आप लोग काम करते हैं, वो सर्टिफिकेशन आपकी हेल्प आउट करेंगे, आपकी जॉब की अपग्रेडेशन में हेल्प आउट करेंगे। कहीं और स्विच करेंगे तो बेहतर आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। इसलिए ये अदारा कायम किया गया। इस अदारे में अगर जिन लोगों ने भी अपने वर्क वीज़े करवाए हुए हैं उधर जाके अपनी स्टैंप लगवाएं। इवन के वहाँ शॉर्ट कोर्सेज भी अब करवाए जा रहे हैं स्पेशली, और सारा ऑनलाइन है। 18 नवंबर को इसको उन्होंने ऑनलाइन भी कर दिया पोर्टल के ऊपर, तो आप जाके वो देख सकते हैं कि ऑनलाइन अटेस्टेशन ऑनलाइन करवा सकते हैं। जो शॉर्ट स्किल्स हैं जितनी भी, उनकी सारी ट्रेनिंग उन्होंने ऑनलाइन कर दी है, वो फैसिलिटीज ऑनलाइन कर दी है। आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी इश्यू हो जाएगा, जिस भी आप सर्टिफिकेट लेके आप जाएं इदारे में। हाँ, फिर आप इदारे में जाएं और अदारा आपका वो जो भी जिस भी जॉब डिस्क्रिप्शन का है वो आपको जस्टिफाई कर देगा। ऑफिसेज हैं, इस्लामाबाद में भी हैं। बिल्कुल, लाहौर में, इधर मॉडल टाउन में, इस्लामाबाद के मेरे ख्याल से F8 मरकज़ के अंदर होंगे। सो हर सिटी के अंदर, मेजर सिटी के अंदर ये इदारा बना हुआ। अब एजेंट्स तो नहीं ये कहते कि आप हमें अपना पासपोर्ट डॉक्यूमेंट दे दें, हम खुद अटेस्ट करवा के आपको स्टिकर लगवा के देंगे। बेसिकली जब वो ये चीज़ करते हैं तो वो इस चीज़ को झूठ बोल के कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वीज़ा हम लोगों ने 2 नंबर तरीके से हासिल किया है। और वहाँ भी अनफॉर्चुनेटली डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे लेके वो स्टैंप लगा देते हैं, और फिर जब वो जाते हैं FIA के पास अपनी इमिग्रेशन करवाने के लिए, उनको पता लग जाता है कि ये जेन्युइन नहीं है, ये जो स्टिकर है ये स्टिकर इसके पीछे क्रैक नहीं है, तो वो उसको ऑफलोड कर देते हैं। यानी कि आप ये भी याद रखें कि अगर आपका स्टिकर लग भी गया है और आपने किसी एजेंट के थ्रू लगवाया है तो वो गलत है। खुद बाय सेल्फ आपको खुद अपनी ज़ाती हैसियत में वहाँ पेश होना पड़ेगा, अपने कागज़ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, वो आपको स्टिकर लगा के देंगे, फिर वो वेरिफिकेशन उसकी मुकम्मल होगी। अगर आपने स्टिकर किसी को कह के पैसे दे के लगवा लिया, जिस तरह हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड है, वो पैसे दे होते कुछ भी हो जाता है, वो पैसे दे होते तो भी लग जाता है, पैसे दे के भी हो जाता है। मुझे भी कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा जी कि मैं FIA वालों ने ना एक मेरे दोस्त को ऑफलोड कर दिया और हटा दिया, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद मैंने 20,000 रुपया दे के वो बंदा मेरा चला गया। मैं उससे पूछता रहा, मुझे बंदे का नाम बता, कौन है। वो डरते हुए बता नहीं रहा मुझे नाम, कि मैं उसको एक्सपोज करूंगा, बताऊंगा या करूंगा। लेकिन ये ट्रेंड बड़ा ज्यादा बढ़ गया ना, पैसे दे के काम करवाने। देखिए, जब आप लोग ऐसे हैं जो पैसे ले रहे हैं, आप सारा कुछ डिजिटलाइज कर दें। अगर एक अदारे के पास गए हैं, उसने डिजिटलाइज स्टैम्प कर दी है, तो वही इन्फॉर्मेशन FIA को भी प्रोवाइड कर दी जाए। जब वो QR कोड करें, स्कैन उनके पास चले जाए, तो वो कभी भी ऑफलोड नहीं करेंगे। जितना जितना आप डिजिटलाइज करते जाएंगे उतना ये सिस्टम स्मूथ होता जाएगा। जिस तरह अभी पासपोर्ट का इन्होंने डिजिटलाइज करके ज़रा सिस्टम स्मूथ किया तो बैकलॉग खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अब लोगों को उसमें मुश्किल दरपेश नहीं आती, लोगों के ईजिली बन रहे हैं। यहाँ भी थोड़े से अगर ये स्टेप्स लें तो ये काम हो सकता है। जैसे आप विजिट वीज़े पे भी लोगों को रोक रहे हैं। विजिट वीज़े का इशू क्या होता है कि आपने सिर्फ ये चेक करना है कि बंदे ने आपके रिटर्न टिकट हासिल की है कि नहीं। अगर किसी कंट्री ने, रिसीविंग एंड ने उसको विजिट वीज़ा ग्रांट कर दी है, तो फिर आप इस एप्रीहेंशन में कि ये ओवरस्टे करेगा, ये आएगा नहीं, आप इस पर रोक नहीं सकते। आपका जो वहाँ अदारा है, जो उधर आपकी एम्बेसी बनी हुई है, आप इसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ दे दें कि भाई ये हमारा बंदा विजिट पे आ रहा है। उसके आप फ्रीक्वेंटली उसको जिस डेट की उसकी रिटर्न टिकट उसे मैसेज कर लें कि आया आपने रिटर्न टिकट कहीं एक्सटेंड तो नहीं करवाइए तो हमें इन्फॉर्मेशन दे दें। अगर नहीं करवाई तो इस डेट को आपने ये कंट्री लीव कर देनी। ये काम एम्बेसीज का हमारी पाकिस्तानी, और ये अगर नहीं करता है और बंदा उधर ओवरस्टे कर देता, तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन तो होगी ना, वही इन्फॉर्मेशन उस जिस कंट्री में वो गया उसको दे देंगे, तो वो आपका मामला हल हो जाएगा। पहले वाली बात, यहाँ पर लोग बाहर जाना चाहते हैं, आपके पास रेशो क्या बढ़ी है इन कुछ अरसे के अंदर, कुछ सालों के अंदर लोगों के बाहर जाने की ख्वाहिशात? ऑब्वियसली बट साहब, ये तो लोगों की ख्वाहिश होती है अच्छे मुस्तकबिल के लिए। लोगों को होता है कि हम कंट्री में, दूसरी कंट्री में जाएं, पैसे कमाएं, अपने यहाँ के हालात ठीक करें, क्योंकि यहाँ लोग समझते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी वो वाले हम लोगों को पे ऑफ नहीं करेंगी जॉब जो हम लोगों को बाहर जाके मिलेगा। तो इसलिए रेशो तो बहुत ज़्यादा। इमिग्रेशन की क्या रेशो है जो लोग मुल्क छोड़ना ही चाहते हैं? ये तो बट साहब एक रफ एस्टिमेट दूं तो 70% लोग तो कहते हैं कि हम लोग ये मुल्क छोड़ के कहीं और चले जाएं, लेकिन उनको वे आउट नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि कौन से प्रोसेस के थ्रू जाना है, किस लोगों के पास जाना है, कौन इसमें वाकई जिनकी एक्सपीरियंस है उनके पास जाना है। ये लोगों को अभी तक माजरत के साथ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं है, और ना इस पर गवर्नमेंट ने कोई अवेयरनेस या कोई ऐसा रेगुलेटरी बॉडी कायम की है जिसकी वजह से पता लगे कि यार ये अदारा है, इसके पास जाएंगे तो ये आपका प्रोसेस करने में मदद करेगा। इमिग्रेशन को तो वैसे मैं अगर देखूं तो हमें डिस्करेज करना चाहिए, इस तरह मुल्क से जाना तो इतनी अच्छी बात नहीं है। बट साहब, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ है कि आप यहाँ फिर एक अवेयरनेस प्रोग्राम करें। आप यहाँ लोगों के जो बड़े अदारों के लोग हैं वो जाके यूनिवर्सिटी में गाइडेंस दें कि भी आपके मुल्क में अपॉर्चुनिटी है,
आप उसको अवेल कर सकते हैं। बेसिकली तो तलीमी दरगाह से आप लोगों ने स्टार्ट करना है ना, वहाँ आप लोग अपने लाइक माइंडेड अच्छे लोगों को भेजें, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि हम लोगों ने ये चीज़ करनी है, आप लोगों के ये मुल्क भी आपको पे ऑफ कर सकता है, उस मुल्क का कंपैरिजन करवाएं, फिर ही लोगों को पता लगेगा। आज आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप देखते हैं, आपका दिल करता है कि यार ये लड़का बाहर गया हुआ, मैं क्यों नहीं जा सकता, तो वो देखा देखी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती जा रही हैं। सो और दूसरी चीज़ कि ऑफलोड के अंदर मैं आपको एक चीज़ गाइड करना चाह रहा हूँ कि अगर FIA वाला आपको ऑफलोड करता है तो उसको अपने ऑफिशियल पेपर के ऊपर ये लिख के देना है कि हमारी ये रीजनिंग थी कि हमने आपको ऑफलोड किया है। ठीक है। अगर वो नहीं देता तो आप उससे मांगें एहतराम से कि भाई मुझे आपने ऑफलोड किया है, मुझे किस रीज़न की बुनियाद पे किया, ताकि वो अगले जहाँ उसने उसके अदालत में जाना है, केस करना है या कुछ भी है, उसके बाद रीजनिंग तो हो कि मैं इस वजह से ऑफलोड हुआ, काइंडली मेरी ये चीज़ को चेक करें, या उसको इन्फॉर्मेशन हो कि मेरी ये चीज़ गलत हुई है, मुझे इस पर उस डॉक्यूमेंट को सही तरीके से मेंटेन करना। अब्दुल्ला भाई आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वज़ीर मोहतरम की भी आपने बात सुन ली, वज़ीर दाखिला ने जो कहा वो भी आपने सुन लिया, सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों के बारे में भी आपने जान लिया। नेशनल मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये आपका सही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। हम जवाब दें अपनी बात के, हम आपके लिए जो खबर लेके आते हैं, जो बात आपको बताते हैं, उसके जवाब दें। हमारा इदारा उसको देख रहा है, हमारे ऊपर बहुत सारे चेक एंड बैलेंस हैं। हम तमाम खबरें आप तक ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू लेके आते हैं। जिसने हमने वकील बिठाया वो एक ऑथेंटिक वकील है। हमने जो वज़ीर दाखिला की आपको बात बताई, वो इस मुल्क के एक ज़िम्मेदार वज़ीर हैं, एक शहरी हैं, एक सहाफ़ी भी हैं, तो उनकी तमाम बातें आप तक पहुंचा दी। चीज़ें आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। तो ये जो नाम नहाद चीज़ें क्रिएट होती हैं, इनसे बचा करें, इन्फॉर्मेशन सही सोर्स से लिया करें। और मशहूर शोहरत पाने के लिए जो लोग ये हरकत करते हैं, सिर्फ मशहूरी के लिए, शोहरत के लिए, यकीन माने आप तो शोहरत कमा लेंगे, लेकिन आपकी वजह से पूरी की पूरी सोसाइटी बदनाम हो जाएगी। बाहर लोग बैठे हुए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो इनको लोगों को सुनते हैं, वो कहते हैं यार तुम्हारे मुल्क में, हमसे पूछते हैं यार तुम्हारे मुल्क में ये हो रहा है, हमसे कहते हैं यार ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, यार ऐसी तो कोई बात भी नहीं है, यार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो लोग ऐसी खबरें दुनिया में फैला के अनरेस्ट क्रिएट करते हैं, हमारी बदनामी का सबब बनते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों की सहाफ़त से बचें। ये वो लोग हैं जिनको डॉक्टरी सिर्फ उन्होंने मेडिकल स्टोर के बाहर से गुजरे हुए हैं, या मेडिकल स्टोर में कुछ अर्सा इन्होंने काम किया हुआ है, या हॉस्पिटल के अंदर कहीं से बाहर से गुजर के गए हैं, या कहीं पे पेशेंट रहे हैं कुछ अर्सा, उसके बाद इन्होंने डॉक्टरी शुरू कर दी है। अब इस तरह अगर आप किसी जगह पे पेशेंट रहे हैं अस्पताल में, आप वहाँ पर इलाज करवाते रहें, तो आप अपना इलाज करवाने के बाद दूसरों का इलाज कर नहीं सकते। तो दरख्वास्त आपसे ये है, जो ऑथेंटिक लोग हैं उनसे रब्ता करें, उनसे बातचीत करें। इंफॉर्मेशन के लिए बहुत सारी सोर्सेज सरकारी तौर पर भी आपको बता दी गई हैं, और गैर सरकारी तौर पर नेशनल मीडिया मौजूद है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया मौजूद है, आप उससे कंसल्ट किया करें। उनकी वेबसाइट्स मौजूद हैं, उनके चैनल्स मौजूद हैं, उनसे कंसल्ट एक दफ़ा ज़रूर किया करें, जाना करें कि असल खबर है क्या। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।